नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। झीरम घाटी न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। रिपोर्ट पर कांग्रेस की आपत्ति के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम झीरम मामले पर कांग्रेस का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव सहित झीरम के पीड़ितों ने मीडिया को संबोधित किया। तो वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि आयोग द्वारा जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपना तय और मान्य परंपरा का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि आयोग ने सरकार से रिपोर्ट तैयार करने के लिए और समय मांगा था, फिर अचानक रिपोर्ट कैसे सौंप दी गई। वहीं झीरम कांड में कांग्रेस का पक्ष रखने वाले वकील सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि राज्यपाल को रिपोर्ट क्यों सौंपी गई है, इसका खुलासा होना चाहिए। घाटी जांच आयोग महामहिम राज्यपाल महोदया को कल प्रस्तुत की गई है। झीरम नरसंहार के लिए गठित न्यायिक आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार के बदले राज्यपाल को सौंपकर तय एवं मान्य प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। सामान्यतः जब भी किसी न्यायिक आयोग का गठन किया जाता है तो आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है। झीरम नरसंहार के लिए गठित जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग की ओर से रिपोर्ट सरकार के बदले राज्यपाल को सौंपना ठीक संदेश नहीं दे रहा है। जब आयोग का गठन किया गया था तब इसका कार्यकाल 3 महीने का था। 3 महीने के लिए गठित आयोग को जांच में 8 साल कैसे लग गए। आयोग ने हाल ही में यह कहते हुए सरकार से कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी कि जांच रिपोर्ट तैयार नहीं है, इसमें समय लगेगा। जब रिपोर्ट तैयार नहीं थी, आयोग इसके लिए समय मांग रहा था, फिर अचानक रिपोर्ट कैसे जमा हो गई, यह भी शोध का विषय है। ऐसा क्या है जो सरकार से छुपाने की कोशिश की जा रही है। राज्य शासन के पास प्रस्तुत होगी, राज्य शासन उस पर समीचीन विचार करेगा। राज्य शासन को विचार का अधिकार है, राज्य सरकार को एक्शन टेकन का अधिकार है। उसमें राज्य सरकार को ही जब प्रस्तुत नहीं होगी तो आगे विधानसभा की कार्रवाई कैसे होगी। आप अगर अनीता झा जांच आयोग जो इसमें रिपोर्ट आई थी नसबंदी कांड में, आप उसमें भी देखिए रिपोर्ट सीधी राज्य सरकार को प्रस्तुत हुई, उस पर वो 2 साल तक विचार करते रहे। राज्य सरकार को अधिकार है, उसके बाद वो विधानसभा के पटल पे आई। यहां पर तो स्थिति यह है कि राज्य सरकार जिसने आयोग बनाया, जो आयोग को समाप्त कर सकती थी, जो आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर सकती है, माने जिस आदेश से आप पैदा हुए उसी आदेश के पालन में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं है। झीरम घाटी न्यायिक जांच आयोग ने 10 वॉल्यूम में 4184 पन्नों की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। जांच आयोग की ओर से रिपोर्ट सौंपने के बाद झीरम घाटी घटना के पीड़ित शिव सिंह ठाकुर ने आपत्ति दर्ज कराई है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए शिव सिंह ठाकुर ने कहा कि बीते 8 सालों में जांच आयोग ने मेरा एक बार भी बयान नहीं लिया और ना ही कोई पत्राचार किया, तो फिर कैसे जांच रिपोर्ट तैयार की गई। वहीं ये भी कहा कि मुझे पूरी जानकारी है, मैं घटनाक्रम का पर्दाफाश कर देता, इसीलिए आयोग ने मेरा बयान तक नहीं लिया। और न केवल मेरा बल्कि मेरे साथ गाड़ियों में मौजूद अन्य साथियों से भी आज तक कोई पूछताछ नहीं की गई है। जांच आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपा है वो हम जैसे घायल लोगों का जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन लोगों का आयोग ने बयान नहीं लिया। जो नक्सली घटना में जो नक्सली शामिल थे उन नक्सलियों जो आज जेल के अंदर हैं उन नक्सलियों से कड़ाई से पूछताछ नहीं की गई। बिल्कुल हम उस जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इस जांच आयोग हमसे जब पूछा ही नहीं गया है तो हम कैसे संतुष्ट होंगे। जब हमसे पूछा जाएगा तब हम उसका पर्दाफाश करेंगे कि इस झीरम घाटी की घटना के पीछे जो सुपारी किलिंग था, जिसको सुपारी दे के मरवाया गया था हमारे नेताओं को, हमारे नेताओं ने जो शहादत दी गई है उसका हम पूरा खुलासा करेंगे, हम पर्दाफाश करेंगे, इसलिए हमसे नहीं पूछा गया। इधर झीरम जांच रिपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। कांग्रेस की आपत्ति पर उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस को कुछ मालूम चल गया है,
कौशिक ने कहा कि रिपोर्ट कहां सौंपी गई ये महत्वपूर्ण नहीं है, रिपोर्ट आ गई ये अहम है। जांच रिपोर्ट का सार्वजनिक प्रकाशन किया जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इसमें कोई ना प्रश्न खड़ा करने की आवश्यकता है, ना आग बबूला होने की आवश्यकता है। वो जवाब जो है प्रतिवेदन है, चाहे गवर्नर को सौंपे या सरकार को सौंपे, जो महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उसमें है क्या। और जिस प्रकार से कांग्रेस यदि आग बबूला हो रही है तो शायद उनकी कुछ जानकारी में हो। मैं मांग करता हूं कि उसको सार्वजनिक प्रकाशित किया जाना चाहिए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु उसमें आए हैं, कांग्रेस की उस पर आपत्ति क्या है, किन बिंदुओं के ऊपर में जांच हुई है और आगे उसमें क्या करने वाले हैं। यदि सार्वजनिक हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि सारी जनता के सामने भी वो बात आनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हर सेशन में झीरम घाटी को लेकर के राजनीति करते हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ से पार्टी के 8 पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। पूर्व सीएम रमन सिंह दिल्ली में शामिल हुए, जबकि बाकी नेता रायपुर के बीजेपी दफ्तर से वर्चुअली जुड़े। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, महामंत्री संगठन पवन साय, राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, सांसद अरुण साव, पूर्व मंत्री लता उसेंडी सहित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि पीएम और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकारिणी में मार्गदर्शन मिला। वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बेहतर तालमेल के साथ काम करने की रणनीति बनी। साथ ही पार्टी नेताओं को चुनावी राज्यों की जवाबदेही भी दी गई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि संगठन की दृष्टि से और संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने के लिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी रणनीति तय की है, जिस पर आगे चलकर हम जीत हासिल करेंगे। तो वहीं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि दिल्ली की बैठक में छत्तीसगढ़ का भी जिक्र हुआ, जिसमें यहां की सरकार की कार्यप्रणाली पर चर्चा हुई। आगे की रणनीति तय की गई, जिसके तहत छत्तीसगढ़ बीजेपी आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करेगी। लगातार समीक्षा करते रहे और कार्यकर्ता भी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मेरे साथ। सर, कार्यकारिणी में क्या रहा? बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। क्या रहा सर, उसमें मतलब कैसे काम करना है, क्या रणनीति तय हुई? आगामी चुनाव की दृष्टि से हम सब बेहतर तरीके से सामंजस्य के साथ काम करें। 5 राज्यों में चुनाव और चुनाव की भूमिका के बारे में लोगों को जवाबदारी दी गई। सर, कोरोना को लेकर लगातार बात की जा रही है, कोरोना का किस तरह से आपने बेहतर ढंग से काम किया, उस पर भूया? छत्तीसगढ़ का उल्लेख भी आज राष्ट्रीय कार्य समिति के उद्बोधन में अध्यक्ष जी का आया है और उन्होंने इसको लेकर के फोकस भी किया है कि छत्तीसगढ़ में हम आगामी समय में सरकार बनाएंगे और उसके लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए। विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श होते हैं, आगामी कार्यक्रम तय होते हैं। कोरोना के कारण वर्चुअल सभी राज्यों के लोग जुड़े हैं, कुछ लोग वहां दिल्ली पर हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की दृष्टि से चूंकि अभी राजनीतिक प्रस्ताव भी हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छत्तीसगढ़ के विषय को लेकर अपने उद्बोधन में उल्लेखित भी किया है। यहाँ की परिस्थितियों को भी उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में उद्बोधित किया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ राज्य जिस प्रकार से यहाँ की राज्य सरकारें काम कर रही हैं, उन विषयों को लेकर हमारे कार्यकर्ता सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए नीचे उतरेंगे। सुकमा जिले में नक्सलियों ने 5 ग्रामीणों का अपहरण कर लिया है। जिले के कोटा ब्लॉक के बटेर गांव के 5 लोगों को नक्सलियों ने अलग अलग दिन अपहरण किया है। 5 नवंबर को नक्सलियों ने 4 लोग कवासी कोसा, सोढ़ी गंगा, कवासी हिड़मा और कवासी देवा को अपने साथ ले गए, जबकि दूसरे दिन यानी 6 नवंबर को माड़वी नंदू को फिर से नक्सली अपने साथ ले गए, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। हालांकि इसकी शिकायत किसी ने भी थाने में दर्ज नहीं कराई है, लेकिन सर्व आदिवासी समाज ने नक्सलियों से 5 को रिहा करने की अपील की है। जबकि एसपी सुनील शर्मा ने कहा कि 5 लोगों को जबरदस्ती ले जाने की सूचना है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिली है। मामले की जांच की जा रही है।
मेरे को अभी सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ ग्रामीणों को नक्सली ज़बरदस्ती पकड़ के ले गए और उसमें अपहरण भी हो सकता है, पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये जैसे जैसे विकास आगे बढ़ रहा है और शासन की योजनाओं से कैंप और गांव में बिजली और सड़क पहुंच रही है, उससे नक्सली बौखला गए हैं और गरीब आदिवासी ग्रामीणों पे अत्याचार और इस तरह की घटनाएं कारित करने में लगे हुए हैं। देखा जा रहा है ये हमारे नियरेस्ट कैंप से 20 किलोमीटर दूर अंदर का गांव है, वहाँ पे हमारा भी कोई उस स्थान पे अभी सुरक्षा प्रदेश नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ वहाँ कैंप खुलेगा तो ग्रामीण और आदिवासी लोग वहाँ पे सुरक्षित हो जाएंगे और नक्सली के इस तरह के अत्याचार से उनको मुक्ति मिलेगी। वहाँ बठेर में हमारे 5 भाई लोग हैं, तो उसको अंदर वाले दादा लोग उनको 500 परसों 4 जन को, कल 12 बजे 1 जन को, पूरा 5 जन को हमारे भाई लोगों को लेके गए। उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सुरक्षा में हमारे आदमी को छोड़ दे। यही निवेदन करता हूँ हमारे भाई लोगों को। कवर्धा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिला प्रशासन ने लोगों को बड़ी राहत दी है। नगर पालिका क्षेत्र से कर्फ्यू हटा दिया गया है। कलेक्टर ने कर्फ्यू हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू था कर्फ्यू, जिसमें राहत अब दे दी गई है। जिला प्रशासन ने लोगों को बड़ी राहत दी है। कवर्धा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगर पालिका क्षेत्र से कर्फ्यू हटा दिया गया है। कलेक्टर ने कर्फ्यू हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू था, जिसे अब हटाने के कलेक्टर ने आदेश दे दिए हैं। अधिक जानकारी के लिए मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, कवर्धा के लोगों को बड़ी राहत मिली है, रात को जो कर्फ्यू था वो भी हटा दिया गया है अब। बिल्कुल। तो जिस तरह से ये 5 अक्टूबर को जो घटना हुई थी उसके बाद से दोपहर से कलेक्टर ने शहरी क्षेत्र में जो कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए थे, जो लगभग 1 महीना होने के बाद जो ये आदेश जो है पूरी तरह से हटा गया। हालांकि बीच बीच में जो है प्रशासन ने लोगों की जरूरतें और सहूलियतों को देखते हुए छूट दी थी। आज जो है इसे पूरी तरह से हटाने का निर्देश जो है जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने जारी किया, जिसमें लोगों को बड़ी राहत मिली है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये आदेश लगा, तो इस बीच अगर लोगों को निकलना होता था तो उन्हें काफी परेशानी होती थी और शहर की जो सीमा है उसमें अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र से लोगों को आना होता था या दूसरे जिले से लोगों को आना होता था तो उनकी पूरी जांच पड़ताल होती थी, जिससे अब लोगों को राहत मिलेगी। इस तरह की किसी तरह से जांच पड़ताल नहीं होगी और जो बैरिकेडिंग लगाए गए थे शहरी क्षेत्र में उसे भी अब हटाने के निर्देश जो है जारी किए गए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष। और इसी बीच बड़ी खबर दंतेवाड़ा से आपको बता दें, एनएमडीसी के 2 कर्मचारी नदी में डूबे हैं। पिकनिक मनाने गए थे दोनों कर्मचारी, इंद्रावती नदी में डूबे हैं दोनों कर्मचारी की तलाश फिलहाल जारी है। अंधेरा होने की वजह से खोजने में दिक्कतें हो रही हैं। दोनों कर्मचारी किरंदुल के निवासी हैं। बारसूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बारसूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर 2 कर्मचारी डूबे हैं। बता दें, एनएमडीसी के 2 कर्मचारी हैं ये जो नदी में डूबे हैं, पिकनिक मनाने के लिए गए थे। इंद्रावती नदी में दोनों कर्मचारी डूबे हैं। फिलहाल दोनों की तलाश जारी है। अंधेरा होने की वजह से मशक्कत करनी पड़ रही है। बलौदाबाजार के 2 जुड़वा भाइयों शिवराम और शिवनाथ की कहानी। बीते 31 अक्टूबर को खबर आई थी कि दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। मौत से पहले का दोनों भाइयों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो मौत पर कई संदेह पैदा कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में देखिए, ये दोनों जुड़वा भाई हैं, शिवनाथ और शिवराम साहू, जो जुड़वा पैदा हुए और साथ ही दुनिया से रवाना हो गए। उनकी कहानी पूरे जिले में गूंज रही है। अद्भुत शारीरिक बनावट की वजह से ये देश विदेश में चर्चित थे। इन भाइयों के फेफड़े, हार्ट, ब्रेन और हाथ तो अलग थे, लेकिन नीचे पेट से जुड़े हुए थे। कई बार ऑपरेशन करके इन्हें अलग करने की कोशिश की गई, लेकिन जटिल बनावट के कारण डॉक्टर सक्षम नहीं हो पाए। लोग इन्हें दूर दूर से देखने आते थे। स्थानीय लोग इन्हें दैवीय अवतार मानते थे। तो माता पिता को अपने दोनों बेटों पर गर्व था।
लोग देखने आते और आर्थिक मदद करते, जिससे मजदूरी करने वाले इनके पिता की माली हालत भी सुधरने लगी। लेकिन अब दोनों भाइयों का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने मामले में नया ट्विस्ट ला दिया है। वायरल वीडियो में बच्चे पिता पर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। खुद ही सुनिए क्या थी बच्चों की आप बीती। हमार बाप को 20 लाख रुपया धरे है मोरे पूंजी में भैया हो। हमें हो तब ले नरियर पैसा मारे भरबो मार मोड्यूट गाड़ी बेच के अपन दारू पिया थे, फसल पूरा गाड़ी चढ़ा थे। अब मैं 10 रुपया में तरसत है। तो सुना आपने, तो अब ये भी सुन लीजिए कि दोनों जुड़वा भाई पुलिस पर क्या आरोप लगा रहे हैं। खाना जाए था तो लवन वाला पुलिस लगा दो अच्छे नहीं सुना थे। अब उसके क्या करवाई किया जाए। एक बार जहर पीड़ से तू मन जाना हुआ पे बार फांसी लगा मार के कहा थे हमारे छोटे भाई, तो उससे क्या करवाई किया जाए। नहीं, ऐसे संदिग्ध का तो कोई ऐसे कोई बात नहीं है। उसमें घर परिजन परिवार और उसके माँ बाप और आस पड़ोस से भी पूछताछ किया तो बताया कि करीब 1 सप्ताह से सर्दी बुखार से पीड़ित था बच्चा, और खाना वगैरह भी ठीक से नहीं खा रहा था। लोकल दवाई वगैरह मेडिकल से या कि दुकान से ला करके सर्दी बुखार के समय में दवाई लाकर खिलाते थे, और 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया। इस वजह से तबीयत खराब होने की वजह से रात में करीब 12 बजे के आसपास मृत्यु होना बताए हैं। इधर जुड़वा भाइयों की मौत पर इलाके के लोगों में हैरानी है। लोगों को परिजनों और पुलिस की बात पर संदेह है कि महज आम बुखार सर्दी से मौत कैसे हो सकती है। बिना पोस्टमार्टम के पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करवा दिया गया और चौकी प्रभारी ने खुद नेचुरल डेथ करार दिया। इस संदेहास्पद मौत का राज अब राज ही बनकर रह गया है। बलौदाबाजार से न्यूज़ 18 के लिए नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मामले की गंभीरता को देखते हुए बलौदाबाजार एसपी इंदिरा कल्याण ने दोनों जुड़वा भाइयों की मौत पर टीम का गठन कर जांच के आदेश दे दिए हैं। हिला सर्दी जुकाम रही सेला एक सप्ताह से यह चावल ला पानी भिगा के भी खावे है और चावल ढंग से खावे नहीं। मिक्सचर और नाश्ता होटल में। ये परिजनों के ऊपर जो आरोप लगा है इस संबंध में, और जो भी इसमें शक है तो संबंध में उच्च स्तरीय जांच करने के लिए एडिशनल एसपी के लीड में एक टीम गठित किया गया है। तमाम मुद्दों की विस्तृत जांच की जाएगी। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। कांकेर में किसानों की ओर से नकली खाद और बीज बिकने की शिकायत के बाद राजस्व विभाग की टीम ने कई दुकानों में दबिश दी। सबसे पहले पीवी 39 नंबर गांव की दुकान पर टीम ने छापा मारा, जहां से करीब 70 पैकेज डिफॉल्ट मक्का बीज मिला है। तो वहीं पूछताछ के दौरान पखांजूर के एक दुकान का नाम सामने आया, जहां पर छापा मारा गया तो मौके से 170 पैकेट डिफॉल्ट मक्का बीज मिले हैं, जिसको राजस्व विभाग ने जब्त किया है। बाद में जांच के दौरान ये भी खुलासा हुआ कि बीज दुकान नजूल की भूमि पर बना है। पूरे मामले में तहसीलदार ने दुकानदार को नोटिस जारी कर दिया है। खबर जशपुर से है, जहां कोदबा पुलिस ने गांजे की तस्करी करते 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गांजा तस्करों से 20 किलो गांजा जब्त किया। साथ ही आरोपियों के पास से 3 बाइक भी जब्त की हैं। जब्त गांजे की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। जाके पूरे स्टाफ और गवाहों को साथ में लेकर हमने घेराबंदी किए, जो 3 मोटरसाइकिल में एक आगे एक पीछे बीच में जो रोहित यादव करके है, वो अपने सीट में बांध के एक बोरी में भूरे कलर का उसमें टेप चिपका के लेके आ रहा था, जिसको चेक करने पर और पूछताछ करने से वो गांजा होना बताया। कितनी मात्रा में पड़ गया सर? उसमें हमको 20 किलो मिली है। सर उससे सरकारी रेट क्या है, एक मार्केट रेट क्या है? हाँ, लगभग ये लोग 10,000 बेचते हैं और संपूर्ण कार्रवाई मौके पर ही की गई।
कोरबा वनमंडल के बालको रेंज के पर्यटन स्थल कॉफी पॉइंट में तेंदुए के शावक को देखा गया। बताया जा रहा है कि बीती रात शहर के कुछ युवक कॉफी पॉइंट से वापस कोरबा लौट रहे थे तो उन्हें एक तेंदुए का बच्चा पेड़ के पास दिखाई दिया, जिसे उन्होंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। खबर मिलने के बाद कुछ वन प्राणी के जानकार मौके पर पहुंचे, जिन्हें तेंदुए के पांव के निशान भी मिले। बहरहाल वन विभाग को पूरे मामले से अवगत करवा दिया गया है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी।